नमस्कार दोस्तों, मैं सैंडिल अनुज पथ ज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में और उसके पहले पार्ट लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आर्टिकल 245, 246 एंड 248 के बारे में चर्चा करी थी आपसे। उसी के क्रम में आज आपसे आगे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 248 पार्लियामेंट को पावर देता है एडिशनल कोर्ट को एस्टैब्लिश करने का, यानी यूनियन लिस्ट में यदि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है और उसके संबंध में एडिशनल कोर्ट बाय द लॉ, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि लॉ के द्वारा ऐसे कोर्ट को एस्टैब्लिश कर सकती है एंड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ। इन शॉर्ट, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अंडर आर्टिकल 247 कि वो यूनियन लिस्ट में यदि कोई सब्जेक्ट है जो इन्यूमरेटेड है, वो इनलिस्टेड है वहां पे यूनियन लिस्ट यानी फर्स्ट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए एडिशनल कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है। और किस लिए? फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त कोर्ट जो है वो स्थापित की जा सकती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि संघ सूची में वर्णित जो विषय हैं उनमें किसी विषय के लिए, उनके बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश कर सकती है। और ये आर्टिकल आपका 247 छोटा आर्टिकल है, जानकारी के लिए आवश्यक है, आपको जानना चाहिए। यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट जो एस्टैब्लिश की जा रही हैं वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर 247, यहां पे पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो उसे एस्टैब्लिश कर सकती है। छोटा आर्टिकल है लेकिन महत्वपूर्ण है। 248 मैंने आपको रेसबेरी पावर बताया था, पिछली वीडियो में आप देखिएगा उसे। रेसबेरी पावर यानी जो ना तो स्टेट लिस्ट में न्यूमरेटेड है ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है ऐसे विषयों पर कानून बनाने का। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 248 रीड विथ एंट्री 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट और लिस्ट 1। आर्टिकल 249 ये प्री डोमिनेंस की बात करता है, जहां पे पार्लियामेंट को डोमिनेंस मिला है। जनरल बातें हम लोगों ने पढ़ी है, मैं आपको एक बार रिकैप करता हूं कि जो लिस्ट 1 है यानी यूनियन लिस्ट, इस पर लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। ये लिस्ट 1, ये पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। जो स्टेट लिस्ट है यानी लिस्ट 2 है आपकी, इस पर लॉ स्टेट बनाता है। जनरल बातें मैंने आपसे यही बताई। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बनाते हैं। ये जनरल बातें आपने पढ़ी। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं जिन आर्टिकल्स के बारे में, वहां पे सब्जेक्ट तो स्टेट लिस्ट का है, लेकिन उस पर लॉ जो बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगा। ये शो करता है प्रीडोमिनेंसी ऑफ द पार्लियामेंट। और ये हमने हिस्टोरिकली देखा था और उनसे एक लेसन लिया था कि हमारा जो सेंडर होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि हमने अमेरिकन हिस्ट्री को देखा था कि वहां पे स्टेट जो है वो स्ट्रांग फूटिंग पे थे, जबकि फेडरेशन जो था वो वीक फूटिंग पे था, एंड दैट वाज कल्मिनेटेड इन अ सिविल वॉर।
ये सिविल वॉर को क्रिएट किया और वहां से सीख करके हमारे संविधान निर्माता गण जो थे उन्होंने केंद्र को मजबूत स्थिति में रखा और उसी के क्रम में पार्लियामेंट को ये डोमिनेंस पोजीशन में रखा गया। आर्टिकल 249, 250, 252, 253 ये आर्टिकल्स हैं जहां पे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट को पावर है कि वो लॉ बनाए। यानी जनरल बातें आपने पढ़ा कि स्टेट लिस्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, लेकिन ये ऐसे अनुच्छेद हैं जहां पे राज्य सूची के विषय पर पार्लियामेंट लॉ बनाता है। वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 249, 249 जो है ये क्लियर करता है कि यदि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा स्टेट लिस्ट में एन्यूमरेटेड कोई सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट का हो चुका है। नेशनल इंटरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहां पे राष्ट्रीय हित की बात हो रही है। यानी ऐसा कोई विषय जो राज्य सूची का विषय है लेकिन अब वो राष्ट्रीय महत्व का हो चुका है, नेशनल इंटरेस्ट का हो चुका है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा यानी अपर हाउस एक रेजोल्यूशन पास करके, और ये रेजोल्यूशन जो होगा राज्यसभा का, ये प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी, ये रेजोल्यूशन पूछा जाता है आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में, प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी से यदि ये रेजोल्यूशन पास किया गया है और पास करके ये पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया संसद को कि अब राज्य सूची के ऐसे विषय जो नेशनल इंटरेस्ट के हो चुके हैं उस पर संसद कानून बनाए, पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। तो ऐसे विषय पर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। बट द टेन्योर ऑफ दिस लॉ इज नॉट एक्सीडिंग द 1 ईयर। यानी ये जो कानून होगा ये 1 वर्ष के लिए होगा, 1 ईयर। यहां पे जितनी भी बातें बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सारी बातों को आपको याद रखना है। 1 ईयर। और यदि इसे कैरी करना है, आगे लेके चलना है, तो ऐसा रेजोल्यूशन पुनः लाना पड़ेगा और ये रेजोल्यूशन पास करके इसे फिर से आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। यानी डेट ऑफ रेजोल्यूशन, जिस डेट को ऐसा रेजोल्यूशन पास होगा फिर वो 1 साल के लिए आगे बढ़ेगा। अगेन यदि ऐसी जरूरत है तो फिर 1 साल के लिए आगे बढ़ेगा। यानी ऐसा रेजोल्यूशन पास कर करके इसे कंटिन्यू किया जा सकता है और ऐसे रेजोल्यूशन के अभाव में ऐसे जो विधियां हैं वो 6 महीने के बाद 6 मंथ्स के बाद cease to be force यानी वो समाप्त हो जाएंगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे क्या कहा कि स्टेट लिस्ट का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंट का हो गया है, नेशनल इंपॉर्टेंस का, राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, राज्यसभा
प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी से ऐसा रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ऑथराइज करती है कि ऐसे विषय पर वो कानून बनाए, और ऐसा जो कानून होगा वो 1 साल के लिए होगा, और यदि पुनः उसे कंटिन्यू करना है तो अगेन ये रेजोल्यूशन पास करना होगा, और ये रेजोल्यूशन जिस डेट को पास होगा उस डेट से फिर ये 1 साल के लिए कंटिन्यू हो जाएगा, और इसे कंटिन्यू किया जा सकता है थ्रू द रेजोल्यूशंस। और यदि ऐसा रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ, यानी ऐसे संकल्प के अभाव में ऐसी जो विधि संसद के द्वारा निर्मित है वो 6 महीने के बाद ऑपरेशन में नहीं रहेगी, वो समाप्त हो जाएगी। तो ये 249 में मैंने आपसे क्या कहा कि जनरल बातें आपने क्या देखा था कि स्टेट लिस्ट पर लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, लेकिन 249 उसका एक्सेप्शन है। ये पार्लियामेंट की डोमिनेंसी को शो करता है कि पार्लियामेंट लॉ इस पर बनाएगा। अगेन 250 आर्टिकल 250 अगेन एक्सेप्शन बताता है उस जनरल बात की जो आपने पढ़ा था अभी तक। ये कहता है कि जब आपकी नेशनल इमरजेंसी इंपोज है, राष्ट्रीय आपात इन ऑपरेशन में राष्ट्रीय आपात यदि लागू है राष्ट्रीय आपात जो है 3 आधारों पर मैंने आपको बताया था, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म्ड रिवेलियन है। इसके पहले इंटरनल डिस्टरबेंस था और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया। यानी नेशनल इमरजेंसी इंपोज होने का 3 ग्राउंड से 3 बेसिस हैं आपके। युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। इसके पहले आंतरिक विद्रोह की बात थी, जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में अमेंड करके यहां पे दूसरा ग्राउंड बनाया गया। अब इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर नहीं, अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। तो मैंने आपसे कहा कि यदि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है, यदि राष्ट्रीय आपात लागू है, तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 250 वह राज्य सूची में वर्णित विषय जो भी इन्यूमरेटेड हैं, जो भी इनलिस्टेड हैं, उस पर वो लॉ बना सकता है। ये बात क्लियर है कि 352 जब आया है ऑपरेशन में, वो अपने साथ 250 को लेकर के आता है। यानी 352 में यदि नेशनल इमरजेंसी प्रोमलगेट की गई है तो 250 उसके साथ आता है, और 250 ये स्पष्ट करता है कि जब राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा में है तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची में जो भी वर्णित विषय हैं उन पर विधि बनाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट। मैं नेशनल इमरजेंसी आपको पढ़ा चुका हूं, पिछली वीडियो में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। यहां नेशनल इमरजेंसी के जो बेसिस हैं वो मैंने आपको बता दिए, इनका टेन्योर क्या होता है, कब तक इन्हें जारी किया जा सकता है, ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। आज उसके बारे में यहां पे 250 इस बात को क्लियर करता है। नेशनल इमरजेंसी होल ऑफ इंडिया में भी आ सकती है, या किसी राज्य में या उसके किसी भाग में हो सकती है। तो राज्य विधानमंडल के पास जो पावर है विधि बनाने का, वो नॉर्मल कंडीशन में है। यदि इमरजेंसी इंपोज किया गया है तो वहां पे पार्लियामेंट के पास ये पावर है 250 में कि उनसे संबंधित राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है 250 के अंतर्गत। और संसद द्वारा ऐसी
कोई भी जो विधि बनाई जा रही है ऐसे इमरजेंसी के ऑपरेशन में न रहने पर, उसके समाप्त हो जाने पर ऐसी विधि 6 महीने के बाद प्रवृत्त नहीं रहेगी। यानी पार्लियामेंट के द्वारा यदि ऐसा कोई लॉ बनाया गया है तो जब तक इमरजेंसी ऑपरेशन में है तभी तक ये लॉ रहेगा। अन्यथा 6 महीने, इमरजेंसी समाप्त होने के 6 महीने के बाद पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा जो कानून बनाया जाएगा वो समाप्त हो जाएगा, cease to operate। यानी ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये 2022 है आपका। 2022 में यदि नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई है और उस समय 250 के अंतर्गत कोई लॉ बनाया गया है और 2023 में ये आपकी समाप्त हो जाती है इमरजेंसी, तो इस 23 के 6 महीने के बाद ये जो लॉ बना है वो ऑपरेशन में नहीं रहेगा। बस इतनी सी बात। 250 251 इंपॉर्टेंट है, जानना है आपको। तो 251 जो है ये दो बातें बताती है। अभी आपने 249 पढ़ा और 250 पढ़ा। 249 एंड 250। 249 में आपको मैंने क्या बताया कि यदि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया है तब उस पर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बना रहा है। पार्लियामेंट कैसे लॉ बना रहा है? उसे राज्यसभा संकल्प पास करके ऑथराइज कर रही है। और 250 में जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई है तब उस पर लॉ बन रहा है। ये लॉ कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रहा है। पार्लियामेंट, संसद बना रही है। अब जरा देखिए, तो ये कहता है कि राज्य, यहां पे जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया है और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बना है, इनके बीच में यदि कोई असंगति है, इनकंसिस्टेंसी है, रिपग्नेंसी है, तो 251 कहता है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बना है वो प्रिवेल करेगा। दैट इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ द पार्लियामेंट। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पे आपने क्या देखा? 251 कह रहा है कि 249 में जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है या 250 में जो लॉ बना है और राज्य विधानमंडल ने भी उसी विषय पर कोई कानून बनाया है या पहले से बना है, और राज्य विधानमंडल के कानून और संसद के द्वारा बनाए गए कानून में यदि कोई असंगति आती है, रिपग्नेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है, तो ऐसे स्थिति में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून अभिभावी होगा, डोमिनेट करेगा, वो प्रिवेल करेगा। ये बात क्लैरिफाई किया गया है आर्टिकल 251 में। और ये सिर्फ 2 ग्राउंड के आधार पर बनाई गई विधियों में यदि इनकंसिस्टेंसी हो रही है तब उसके लिए 251 को पढ़ना है आपको। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, मैं यहीं पे आपको क्लियर करूं। 254 और 251। 254 में भी इनकंसिस्टेंसी और रिपग्नेंसी के बारे में बात किया गया है, यहां पे भी इनकंसिस्टेंसी और रिपग्नेंसी के बारे में बात किया गया है। लेकिन यहां पे जो रिपग्नेंसी है वो सिर्फ 2 ग्राउंड्स के आधार पर जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। कब? 249 में और 250 में। इन पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और वह राज्य विधानमंडल के कानून से असंगत हो रही है,
तब ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रिवेल करेगा, ये 251 बताता है। 254 क्या कहता है? ये कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है। कॉन्करेंट लिस्ट, अब कॉन्करेंट लिस्ट आप जानते हैं जनरली कि इस पर लॉ बनाने का राइट किसको है? पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है। अब मान लीजिए कि यक्स एक सब्जेक्ट है, इस पर लॉ जो है पार्लियामेंट ने भी बनाया है और इसी यक्स सब्जेक्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बनाया है और ये लॉ पार्लियामेंट, लॉ स्टेट लेजिस्लेचर, इनके बीच में यदि कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, असंगति होती है, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो कम्युनिकेट होनी चाहिए आपके पास, कि 254 यानी 254 जो है वो बात करता है कॉन्करेंट लिस्ट पर, यदि किसी सेम सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है और उनके बीच में कोई रिपग्नेंसी है और कोई इनकंसिस्टेंसी है, असंगतता है, विरोध है, तब की बात करता है 254। जबकि 251 जो है वो 249, 249 और 250 में बनाए गए संसद के द्वारा कानून और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून में यदि असंगतता होती है तब इसको देखेंगे। ये बात बहुत ही क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। तो फिर जो है यहां पे भी कहता है 254 की यदि कॉन्करेंट लिस्ट में सेम सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में यदि कोई असंगतियां हैं तो फिर से पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। अगेन ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे पार्लियामेंट की क्या है, फिर से प्रीडोमिनेंसी है। एंड अगेन अभी ये खत्म नहीं हुआ है 254, फिर से देखिए जरा। लेकिन यदि स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है और उस लॉ को रिजर्व करके प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेजा है, प्रेसिडेंट की कंसेंट या एसेंट के लिए, उनके एसेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है, एसेंट के लिए भेजा और प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी एसेंट दे दी है, तो उस राज्य में ये लॉ प्रिवेल करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ प्रिवेल करेगा। समझते जाइएगा। यानी एक्स सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, दोनों में कंफ्लिक्ट हुआ, विरोध हुआ, कौन प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट। लेकिन यदि स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया और उसे रिजर्व कर लिया और उसे प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेजा और प्रेसिडेंट ने उसे एसेंट दे दी, तो अब जो है संसद का कानून नहीं, उस राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर का कानून ही प्रिवेल करेगा। ये उसका प्रोवाइजो है। एंड अगेन फिर से यदि उस राज्य में ये कानून प्रभावी है, उसके बाद यदि पार्लियामेंट ने फिर उसी विषय पर कोई लॉ बनाया और लॉ बना करके स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून को वेरी कर सकता है, रिपील कर सकता है, उसे फिर से पार्लियामेंट की प्रीडोमिनेंसी आ गई। यानी तीन चीजें हैं यहां पे, यही तीन चीजें आपको समझना है। आपने क्या देखा कि पहले पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, तो कौन प्रिवेल? पार्लियामेंट।
और यदि इसने प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए इस लॉ को जो है भेज दिया है और प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी एसेंट दे दी है, तो अब कौन प्रिवेल करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर का कानून। एंड अगेन पार्लियामेंट ने फिर से लॉ बनाया इसके बाद उसी विषय पर। तो लॉ बना करके वो जिस विषय पर प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी, जिस कानून पर, उससे पार्लियामेंट लॉ बना करके फिर से क्या कर सकता है? रिपील कर सकता है, वेरी कर सकता है। ये अगेन पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल किया। बस इतनी सी बात है। ये बात थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप बेयर के साथ पढ़ेंगे तो इस बात को जरूर समझ पाएंगे। नहीं समझ पाते हैं तो मैं इसे फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पहले पार्लियामेंट, लेकिन यदि प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई तो स्टेट लेजिस्लेचर, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो फिर पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात है। अब बात करेंगे 252 की। 252 जो है, इस पर भी राइट है पार्लियामेंट को लॉ बनाने का। पार्लियामेंट के पास राइट है। देखिए, यदि स्टेट दो या दो से अधिक, मार्जिनल हेड जब पढ़ेंगे बेयर का 252 में, यहीं पे दो से पकड़ लीजिएगा, यानी मोर देन टू स्टेट्स। तो 252 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्य, 2 or more than 2 states, यदि अपने सभी सदनों का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य विधानमंडल है, वो कई जगह पे बाइकैमरल है, कई स्टेट्स में, यानी राज्य विधान सभा है और राज्य विधान परिषद है। तो जहां पे भी विधान परिषद है उसका भी रेजोल्यूशन आना चाहिए, अपने सभी सदनों का। यानी आपने ये देखा है कि यूनिकैमरल और बाइकैमरल, तो जिन स्टेट्स में यूनिकैमरल है वहां पे राज्य विधानसभा के द्वारा, और दूसरा जहां पे बाइकैमरल है, राज्य विधानसभा एज वेल एज राज्य विधान परिषद, दोनों सदनों के द्वारा यदि रेजोल्यूशन पास किया है कि राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर पार्लियामेंट लॉ बनाए, पार्लियामेंट यदि लॉ बनाए, तो दो या दो से अधिक राज्य अपने यहां रेजोल्यूशन पास करके यदि पार्लियामेंट को ऑथराइज करते हैं कि उनकी विषय सूची में, यानी स्टेट लिस्ट में जो वर्णित सब्जेक्ट है उन पर संसद कानून बनाए, तो पार्लियामेंट के लिए ये लॉफुल होगा कि वो उस विषय पर लॉ बनाए। चलिए, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और ये लॉ कहां लागू हो जाएगा? स्टेट में। लेकिन यदि कोई अदर स्टेट बाद में चाहता है कि ऐसा जो लॉ है वो इफेक्टिव है, उसे अपने यहां भी लागू किया जाना चाहिए, तो ऐसा राज्य, यानी दिस वन, वही रेजोल्यूशन पास करके इस पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को एडॉप्ट कर सकता है, यानी उसके यहां भी वो लागू हो जाएगा। लेकिन एक खास बात यहां पे ये है कि जब पार्लियामेंट ने ये लॉ बना दिया तो स्टेट के पास पावर नहीं है कि ऐसे लॉ को अमेंड कर सके या रिपील कर सके। इट इज ओनली डन बाय द पार्लियामेंट। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही रिपील किया जा सकता है, स्टेट के पास ये पावर नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई। ये स्टेट ए है, दूसरा स्टेट बी है, आपका स्टेट ए एंड बी। इन्होंने अपने यहां
रेजोल्यूशन पास किया। ये रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ऑथराइज कर दिया इन्होंने कि स्टेट लिस्ट पर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट क्या करे, लॉ बनाए। और पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। तो ये जो लॉ है जिन स्टेट्स ने यानी ए और बी, ये लॉ इनके यहां लागू हो जाएगा। अब स्टेट सी जो है वो चाहता है कि उसके यहां भी ये वाला लॉ लागू हो, तो यह भी रेजोल्यूशन पास करके और इस लॉ को एडॉप्ट कर सकता है, यानी एडॉप्ट कर लेगा। अब मैं आपसे जो बता रहा था कि ये पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया जा रहा है लॉ, किस विषय पर बनाया जा रहा है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बनाया जा रहा है। लेकिन कैसे बनाया जा रहा है, बाय द रेजोल्यूशंस व्हिच इज पास्ड बाय द 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। और अब इन स्टेट्स के पास ए बी सी के पास ये पावर नहीं है कि इस लॉ को वो छेड़ सकें, यानी इसे रिपील नहीं कर सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते हैं। ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसे रिपील करेगा। मेरे हिसाब से ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। 252 वैसे भी 2 की बात कर रहा है, 2 का मतलब 2 या 2 से अधिक। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। द वाटर prevention and control of pollution Act 1974। ये एक ऐसा एक्ट है जो आप एनवायरमेंट या एनवायरमेंट के लॉ में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़िएगा थोड़ा सा। एयर एक्ट, वाटर एक्ट के नाम से जाना जाता है। द फुल नेम ऑफ दिस एक्ट, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये जो एक्ट लाया गया था इन द परसुएंस ऑफ द आर्टिकल 252, यानी ये 252 के परसुएंस में आया था। यहां पे राज्यों ने आसाम, बिहार, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, एमपी, गुजरात, ये स्टेट्स जो थे इन लोगों ने अपने यहां रेजोल्यूशन पास करके इस को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट को ऑथराइज किया था इनिशियली। और इन लोगों के रेजोल्यूशन के आधार पर ये एक्ट जो है वो बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो ये 252 है और फिर ये एक्ट अभी भी प्रिवेल करता है और बाद में इसे राज्यों के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके अडॉप्ट किया गया। एंड अगेन आर्टिकल 253, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 253 जो है ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि किया गया है या कोई करार किया गया है या कोई कोविनेंट है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या कोविनेंस या कोई इंटरनेशनल संगम या सम्मेलन
या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय को, कोई भी डिसीजन जो किया गया है कार्यान्वयन करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो उस पर लॉ बना सके। यानी भले ही वो सब्जेक्ट आपका स्टेट लिस्ट का है, लेकिन यदि उस पर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है या कोई कोवेनेंट हुआ है या कोई एग्रीमेंट हुआ है या कोई इंटरनेशनल समिट हुई है, तो उस ट्रीटी, कन्वेंशन या एग्रीमेंट्स को इंडिया में अप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि उसे वो इंडिया में लागू कर सके। उसके लिए वो लॉ बना सकता है, भले ही वो विषय आपका स्टेट लिस्ट का हो। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, जो भी ट्रीटी की जाती है, जो भी एग्रीमेंट किया जाता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया जाता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा एक्सट्रैडिशन ट्रीटी, एक्सट्रैडिशन, प्रत्यर्पण की संधि। चलो भैया, एक्सट्रैडिशन ट्रीटी है आपका। ये ट्रीटी का नाम बता रहा हूं जो आप सुने हैं, पढ़ते हैं। इसी ट्रीटी के थ्रू ही हम एक्स्ट्राडाइट करते हैं जो भी आपके क्रिमिनल्स हैं। एक तरीके का समझौता होता है दो नेशंस के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में। स्टेट जब इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो स्टेट मीन्स नेशन, कंट्री। तो ऐसा कोई करार, ऐसी कोई संविदा और ऐसी कोई संधि जो इंटरनेशनल लेवल पर की गई है, तो उन ट्रीटीज, करार या कोवेनेंट्स के प्रावधान जो है एज सच इंडिया में लागू नहीं होते हैं। यानी वो मान लीजिए यक्स जो हैं वो आपके यहाँ की अथॉरिटी हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, और ये जाकर के अमेरिका के साथ इन्होंने कोई ट्रीटी करा हुआ है, साइन किया हुआ है उस ट्रीटी पर, उस कन्वेंशन पर, उस प्रोटोकॉल पर, उस एकॉर्ड पर साइन कर दिया है। और ये जो ट्रीटी है उसमें 10 पॉइंट हैं। तो ये 10 पॉइंट वहां साइन कर देने मात्र से ही इंडिया में लागू नहीं हो जाते हैं। जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, साइन आपने वहां पे किया हुआ है, कर दिए हैं, तो mere the sign is not sufficient to impose those provisions in India। उन्हें अपने देश में लागू करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो करना होता है। यानी इनकी बातों को, इस ट्रीटी की, इस कन्वेंशंस की बात को आपको यहां लाना पड़ता है, उसे रेटिफाई करवाना पड़ता है। रेटिफाई, साइन तो यहां हुआ, लेकिन ये रेटिफाई होगी तब वो प्रोविजन आपके इंडिया में लागू होगा, अदरवाइज नहीं। इंडिया मान लीजिए इस 10 पॉइंट में सिर्फ 3 पॉइंट्स को लागू करना चाहती है, सारे 10 पॉइंट को नहीं, क्योंकि हर ट्रीटी में जो है वो एक रिजर्व क्लॉज होता है, रिजर्वेशन का क्लॉज होता है। यानी जिन प्रोविजंस को आप अपने देश में संविधान के अनुरूप लागू कर सकें। तो मान लीजिए कि इस 10 पॉइंट्स में मैं 3 पॉइंट्स से ही लाना चाहता हूं इंडिया में, बाकी प्रोविजंस को लागू नहीं करूंगा, एज अ होल ट्रीटी को लागू नहीं करूंगा। तो इसे रेटिफाई करना होगा। यानी साइन यहां पे हुआ है, रेटिफिकेशन यहां पे होगा, और रेटिफिकेशन जो होगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और रेटिफिकेशन का मतलब कि उसके लिए फिर लॉ बनाना होगा। पार्लियामेंट इस बात को अप्रूव करेगी, रेटिफाई करेगी। अदरवाइज कोई भी जाए और किसी भी ट्रीटी पर साइन करके चला आए और वो प्रोविजन फिर इंडिया में इंपोज हो जाए, नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता है, अनलेस और अनटिल इट इज रेटिफाइड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, प्रोसीजर। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी ट्रीटी, कोई भी करार,
चाहे वो जिस विषय पर हो, पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि उस विषय पर वो लॉ बना सकता है, यानी पार्लियामेंट के थ्रू उसे रेटिफाई कर सकता है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं। आपने देखा कि आपके यहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आपके यहाँ लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश किया गया 1920 में। 1920 में लीग ऑफ नेशन आया, और ये जो लीग ऑफ नेशंस था वो इंटरनेशनल पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए लाया गया था। लेकिन आपने देखा कि लीग ऑफ नेशन वॉज फेल्ड, और आपने दूसरा वर्ल्ड वॉर देख लिया, यानी ये जो संस्था थी वो फेल कर गई। और 1939 में ही आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, और फिर उस समय वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद से इस बात को ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कि हमें सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें लोगों के ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखना चाहिए। यानी ह्यूमन राइट्स को यदि हम रिस्पेक्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में ऐसी विभीषिका से बचा जा सकता है, ऐसे जो स्कॉज हैं उनसे आप बच सकते हो। और फर्दर एक अटेम्प्ट लिया गया एक नई संस्था का, जिसे आप जानते हैं यूएनओ के नाम से जानी जाती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और 24 अक्टूबर 1945 को ये स्टैब्लिश किया गया। मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ह्यूमन राइट्स को कंसीडर करने के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूएनओ का जन्म हुआ 24 अक्टूबर को। और आपको पता है कि यूएनओ में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। यूएनओ, मैं 253 पे ही हूं और कहीं नहीं जा रहा हूं, आप परेशान मत होइए। ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, आपको पता है जनरल असेंबली है, महासभा है, सिक्योरिटी काउंसिल है आपकी, इकोसॉक है आपका, ट्रस्टीशिप काउंसिल है आपकी, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसे आईसीजे कहा जाता है, ठीक है, और सेक्रेटरीट है। तो जनरल असेंबली जो है आपका, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट, सचिवालय, ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं आपके जनरल असेंबली के। इकोसॉक को ये पावर दिया गया कि वो ह्यूमन राइट्स को इन्वेस्टिगेट करें, उन्हें खोजें और उन्हें प्रोटेक्ट किया। यानी प्राइमरीली ये जो फंक्शन दिया गया वो किसको दिया गया? इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका पूरा नाम है, आर्थिक और सामाजिक परिषद बोला जाता है। तो ह्यूमन राइट्स इस काउंसिल के द्वारा एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जो कि ह्यूमन राइट्स को इन्वेस्टिगेट करेगा और उन्हें फाइंड आउट करेगा कि क्या है आपके मानवाधिकार, और उन्हें प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो पहली जो फंक्शन थी वो इनको दिया गया था, इकोसॉक को। अब जिस तरीके से आपके संविधान के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरपर्सन बाबा साहब थे, उसी तरीके से एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही थी, और उसने इन्वेस्टिगेट करके एक ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया ह्यूमन राइट्स का, और जिसे जनरल असेंबली के द्वारा 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो 1948 में लाया गया और वहां पे ह्यूमन राइट्स के बारे में बात किया गया। और ये जो ह्यूमन राइट्स ड्राफ्ट किया गया और जिसे अडॉप्ट किया गया जनरल असेंबली के द्वारा, इसके द्वारा 10 दिसंबर 1948 को, और इसको रिव्यू करने के लिए तेहरान में समिट हुआ
और फिर ऑस्ट्रिया में सबमिट हुई ह्यूमन राइट 1 एंड ह्यूमन राइट 2 कमेटी के नाम से। 1993 में इंडिया पार्टिसिपेट किया ऑस्ट्रिया वियना में ह्यूमन राइट सेकंड जो सबमिट हुई आप, और वहां के कन्वेंशंस को एडॉप्ट किया इंडिया ने, और वहां से आने के बाद हमारे यहां उन प्रोविजंस को लाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट पास किया गया 1993। मैं आपसे जो बताना चाह रहा था, जो समिट की बातें थी, जो कन्वेंशन हुआ था, उसके प्रोविजंस को यदि आप लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको लॉ बनाना होगा, और उसी के परसुएंस में ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 को पास किया गया। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज, कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स, एकॉर्ड, रेजोल्यूशंस जो भी हैं उनके लिए लॉ बनाने के लिए। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। 2001 की घटना आपने देखा था, ट्विन्स टावर, अमेरिका ट्विन्स टावर और पेंटागन पर अटैक करने का प्रयास किया गया था। पेंटागन बचा था, ट्विन्स टावर जो है कोलैप्स कर गया था। 2001 की घटना है, और जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उस समय थे। उसी के बाद से सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया 1373, रेजोल्यूशन नंबर जो था वो 1373। ये रेजोल्यूशन लिखने का तरीका है 1373। ये पास किया गया था सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने यहां टेररिस्ट लॉज को अप्लाई करें, लागू करें। और इस रेजोल्यूशन के परसुएंस में पार्लियामेंट ने, आपने देखा कि 2002 में एक प्रोमलगेट किया, 26/11 की वो घटना थी, पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पास किया गया, और इसी को रेटिफाई करके पोटा बनाया गया। और पोटा का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। ये 2002 का एक्ट है, यानी टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 पास किया गया। तो इस रेजोल्यूशंस को लाने के लिए ये बातें, इसी तरीके से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाया गया हमारे यहां, वो भी इंटरनेशनल करप्शन के कन्वेंशन के परसुएंस में लाया गया था। तो 253 जो है वो इस बात को क्लियर करती है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि ऐसे किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी, ट्रेड कन्वेंशन, ट्रीटी को, कन्वेंशंस को, प्रोटोकॉल्स को, अकॉर्ड को वो अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप देखिए स्टॉकहोम समिट, एनवायरमेंट लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टॉकहोम समिट जो 1972 में हुआ, उसे लागू करने के लिए हमारे यहाँ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया गया। दीज आर द सो मेनी प्रोविजंस आपको मिलेंगे। ये प्रोविजन जो मैं आपको बता रहा था 247, 248, 249, 250, 251, 253 एंड 254, यदि इन पॉइंट्स पे यदि आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचाने का प्रयास करिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करें जिस पॉइंट्स पे आपको दिक्कतें आ रही हैं, और जल्दी ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज के तौर पर लेकर के आऊंगा। ये रेगुलर क्लास जो चल रही है चलती ही रहेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
आपको मिलते रहेंगे। यदि आपके पास कोई और भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप पथज्योति के टेलीग्राम चैनल पर आप सेंड कर सकते हैं। हम लोग उसे डील करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।